तो ये आपको पार्ट इंडियन पॉलिटिकल थिंकर का पार्ट 8 होगा। पार्ट 8 के अंतर्गत यहाँ पर हम नारीवाद अध्याय 12 जो आपको नारी मुक्तिवादी चिंतन है, फेमिनिस्ट थॉट है, उनको यहाँ पर देखते हैं। समान परिचय देखिए, पहले जेंडर इंट्रोडक्शन देखिए यहाँ पर। देखिए यहाँ पर नारीवादी या नारी मुक्ति चिंतन का सरोकार समाज में स्त्रियों की दशा से है, ताकि स्त्रियां जिन व्यवस्थाओं से घिरी है या जिन बंधनों से बंधी है उनकी ओर समाज का ध्यान आकर्षित करके उनकी ओर समाज का ध्यान आकर्षित करके उन्हें इनसे मुक्त कराने की प्रेरणा जगाई जा सके। देखिए आप नारी मुक्तिवाद फेमिनिज्म का मुख्य मुद्दा यह है कि फेमिनिज्म का मुख्य मुद्दा यह है कि समाज में अधिकार और राइट्स, आत्म विकास के अवसरों, अपॉर्चुनिटीज और राजनीतिक, देखिए यहाँ पर क्या अपॉर्चुनिटीज और राजनीतिक शक्ति, देखिए पॉलिटिकल पावर, अपॉर्चुनिटी, देखिए आत्म विकास, देखिए यहाँ पर क्या आत्म विकास। देखिए यहाँ पर समाज में अधिकार और राइट्स, आत्म विकास के अवसरों, अपॉर्चुनिटीज और राजनीतिक शक्ति, पॉलिटिकल पावर के वितरण के क्षेत्र में स्त्रियों के साथ जो भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन बढ़ता जाता है उसे दूर करके सही अर्थ में स्त्री पुरुष समानता स्थापित की जा सके। देखिए यहाँ वस्तुतः नारी मुक्तिवाद का विचार क्षेत्र का बहुत विस्तृत था। इसमें तीन तरह की समस्याएं सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें तीन तरह की समस्याएं सबसे महत्वपूर्ण है। कला एवं साहित्य, आर्ट एंड लिटरेचर के क्षेत्र की समस्याएं, समाज शास्त्र, समाज विज्ञान, सोशियोलॉजी के क्षेत्र की समस्याएं, और देखिए राजनीति, पॉलिटिक्स के क्षेत्र की समस्याएं। कला एवं साहित्य के क्षेत्र में नारी मुक्तिवादी स्त्रियों के शारीरिक, मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं, भावना और सामाजिक सरोकारों के प्रति संवेदनशीलता की मांग करता है और सामाजिक जीवन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है। देखिए उदाहरण के लिए कवि रवींद्रनाथ टैगोर ने जब भारत की पौराणिक तथा ऐतिहासिक कथाओं से जुड़े साहित्य में उपेक्षित नारी पात्रों की सुध लेने का आह्वान किया, तो यह आह्वान नारी मुक्तिवाद के विचार से जुड़ा था। इससे प्रेरित होकर राष्ट्रकवि मैथिलीशन गुप्त ने अपने महाकाव्य साकेत के अंतर्गत रामायण की उपेक्षित नारी पात्र उर्मिला, लक्ष्मण की पत्नी का भाव दशा का सजीव चित्रण किया और अपने खंड काव्य यशोधरा के अंतर्गत उन्होंने बुद्ध चरित्र की उपेक्षित नारी पात्र यशोधरा, महात्मा गांधी की पत्नी के यशोधरा ने देखिए उन्होंने बुद्ध चरित्र की उपेक्षित नारी पात्र यशोधरा, महात्मा बुद्ध की पत्नी के संघर्ष और मनोदशा को बड़ी सहृदयता के साथ प्रस्तुत किया। देखिए यहाँ पर रवींद्रनाथ टैगोर का जो आपको जीवन काल है वो आपको 1861 से लेकर 1941 ईस्वी तक रहा, और मैथिलीशरण गुप्त का जो जीवन काल है वो 1886 से लेकर 1964 ईस्वी तक रहा। इसमें आपको देखिए क्या कि समाज विज्ञान, इसमें आपको देखिए आपको क्या कि समाज विज्ञान के क्षेत्र में नारी मुक्तिवादी दृष्टिकोण का सरोकार समाज में स्त्री की स्थिति और भूमिका, स्टेटस एंड रोल था, उसकी सांस्कृतिक छवि, कल्चर इमेज है। इसमें यह पता लगाया जाता है कि पुरुष की तुलना में स्त्री को हीन, इन्फीरियर क्यों माना जाता है और सामाजिक जीवन में उसकी भूमिका को समुचित महत्व क्यों नहीं दिया जाता। देखिए फिर राजनीतिक क्षेत्र में नारी मुक्तिवाद के अंतर्गत स्त्रियों के प्रति होने वाले अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाई जाती है। देखिए यहाँ पर क्या कि फिर राजनीतिक क्षेत्र नारी मुक्तिवादी के अंतर्गत स्त्रियों के प्रति होने वाले अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाई जाती है। उनके अधिकार वापस दिलाने का प्रयत्न क्या है, और स्त्रियों को देखिए, और स्त्रियों को यहाँ पर क्या, और स्त्रियों को उन्नति के अवसर प्रदान करने के लिए उनके सशक्तिकरण एम्पावरमेंट के उपायों पर विचार किया जाता है।
यहाँ पे देखिए उनके सशक्तिकरण एम्पावरमेंट के उपायों पर विचार किया था। देखिए कि नारी मुक्तिवाद, देखिए यहाँ पर क्या नारी मुक्ति, देखिए यहाँ पर क्या कि नारी मुक्तिवाद के विविध परिप्रेक्ष्य, देखिए नारी मुक्तिवाद के विविध परिप्रेक्ष्य, देखिए यहाँ पर नारी मुक्तिवाद के विविध देखिए नारी मुक्तिवाद के विविध परिप्रेक्ष्य, देखिए यहाँ पर क्या डाइवर्स पर्सपेक्टिव ऑन फैमिली, देखिए यहाँ पर डाइवर्स पर्सपेक्टिव ऑन फैमिली। देखिए नारी मुक्तिवाद, देखिए आप नारी मुक्तिवाद फेमिनिज्म की बात करते हैं, नारी मुक्तिवाद के फेमिनिज्म की बात यहाँ पर करते हैं। कला एवं साहित्य, आर्ट एंड लिटरेचर का क्षेत्र, देखिए यहाँ पर क्या समाज विज्ञान, यहाँ पर देखिए समाज विज्ञान सोशियोलॉजी का क्षेत्र, देखिए तो कला एवं साहित्य में देखिए आर्ट एंड लिटरेचर का क्षेत्र के क्या स्त्रियों की शारीरिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं, भावना और सामाजिक सरोकारों के प्रति संवेदनशीलता की मांग को हम क्या बोलते हैं, कला एवं साहित्य अंतर्गत रखते हैं। और समाज विज्ञान सोशियोलॉजी का क्षेत्र क्या बोलते हैं, समाज में स्त्री की समाज में देखिए समाज में स्त्री की स्थिति, समाज में स्त्री की स्थिति एवं भूमिका और सांस्कृतिक छवि का विश्लेषण, स्थितियों की हीन स्त्री के कारणों का अन्वेषण। फिर देखिए आपको राजनीति पॉलिटिक्स का क्षेत्र देखिए यहाँ पर क्या स्त्रियों के प्रति होने वाले अन्याय का विरोध, उनके अधिकारों का संरक्षण, स्त्रियों के अवसर प्रदान करने के लिए नारी सशक्तिकरण के उपायों पर विचार। अब के पाश्चात्य राजनीति चिंतन अंतर्गत, देखिए पाश्चात्य राजनीति चिंतन अंतर्गत नारी मुक्तिवाद का मुद्दा 18वीं शताब्दी के अंतिम दशक से चर्चा का विषय बना हुआ है। मैरी वालस्टनक्राफ्ट, देखिए मैरी वालस्टनक्राफ्ट की चर्चित कृति विडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन, नारी अधिकारों का औचित्य 1792 के अंतर्गत स्त्रियों को कानूनी, राजनीतिक और शैक्षिक क्षेत्रों में समानता प्रदान करने के शानदार प्रयोग किए गए। फिर जॉन स्टुअर्ट मिल ने सब्जेक्शन ऑफ वीमेन, स्त्रियों की पराधीनता 1869 के अंतर्गत तर्क दिया कि योग्यता की दृष्टि से स्त्री पुरुष में कोई अंतर नहीं है। स्त्री पुरुष का परस्पर संबंध मैत्री, फ्रेंडशिप आधारित होना चाहिए। पराधीनता सब्जेक्शन और प्रभुत्व डोमिनेशन की स्थिति पर नहीं। 20वीं शताब्दी में नारी मुक्तिवादी जुड़े मुद्दों पर लगातार चर्चा चलती रही और आज भी देखिए और आज भी वो चल रही थी और आज भी वो चल रही थी। देखिए आज भी वो चल रही थी। भारत में मध्यकाल से आधुनिक काल तक स्त्रियों की स्त्रियों की स्थिति बहुत शोचनीय रही है। आधुनिक भारत के जिन समाज सुधारकों ने भव्य सामाजिक और राजनीतिक विचार प्रस्तुत किए, उनमें स्त्रियों की दुर्दशा पर प्राय सबका ध्यान गया है और उन्होंने इनकी दशा सुधारने की मांग की है। पाश्चात्य जगत की तुलना में भारतीय स्त्रियों की स्थिति ज़्यादा खराब रही है। भारत में नारी मुक्तिवाद के मुद्दे भी पश्चिम से भिन्न है। अतः इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि भारत का नारी मुक्तिवादी चिंतन स्वाधीन रूप से विकसित हुआ। यह पाश्चात्य चिंतन से प्रेरित या प्रभावित नहीं है। हालांकि पंडिता रमाबाई 1858 से लेकर 1922 तक ने पाश्चात्य नारी की स्थिति से भारतीय नारी की तुलना करके अपने चिंतन को निखारा है। हालांकि पंडिता रमाबाई 1858 से 1922 ने पंडिता रमाबाई के जीवन का 1858 से 1922 तक पंडिता रमाबाई ने पाश्चात्य नारी की स्थिति से भारतीय नारी की तुलना करके अपने चिंतन को निखारा है। देखिए प्राचीन भारत में महात्मा बुद्ध ने समाज में स्त्रियों की समानता स्थापित करने का भव्य प्रयास किए। फिर आधुनिक भारत में भारतीय पुनर्जागरण इंडियन रेनेसांस के आरंभ से ही स्त्रियों की दुर्दशा पर चिंता प्रकट की जाने लगी थी और उनको उत्थान की मांग की जाने लगी थी। देखिए राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का तीव्र विरोध किया, जो रूढ़िवादी हिंदू समाज में स्त्रियों के प्रति घोर अन्याय का ज्वलंत उदाहरण प्रस्तुत करती है। इस प्रथा के अंतर्गत किसी स्त्री के पति की मृत्यु हो जाने पर उसे अपने पति की चिता के साथ जीवित जला दिया जाता था। चूंकि तत्कालीन समाज में बहुत सी छोटी कन्याओं को वृद्ध पुरुषों के साथ विवाह बंधन में बांध दिया जाता, इसलिए युवा स्त्रियों के विवाह हो जाने की संभावना बहुत बढ़ जाती थी। उस पर सती प्रथा का अभिशाप स्त्रियों के जीवन को नरक बनाने के प्रयास था। स्त्रियों के प्रति इस तरह के अन्याय को दूसरा उदाहरण विश्व इतिहास में शायद नहीं मिलेगा। राजा राममोहन राय के सतत प्रयास 1829 में सती प्रथा जैसी अमानवीय प्रथा कानूनी तौर पर प्रतिबंध लगा दिया गया। देखिए राइन स्त्रियों के प्रति अन्याय जुड़ी अन्य प्रथाओं के विरुद्ध, राइन स्त्रियों से जुड़ी देखिए राइन स्त्रियों के प्रति अन्याय जुड़ी अन्य प्रथाओं के विरुद्ध। देखिए यहाँ पर क्या राइन स्त्रियों से देखिए यहाँ पर क्या कि राइन स्त्रियों के प्रति अन्याय से जुड़ी, देखिए राइन स्त्रियों के प्रति अन्याय से जुड़ी अन्य प्रथाओं के विरुद्ध भी देखिए यहाँ पर क्या राय स्त्रियों के प्रति अन्याय जुड़ी अन्य प्रथाओं के विरुद्ध भी सशक्त अभियान चलाया है। इनमें बाल विवाह की प्रथा, विधवाओं के केस काटकर उनका रूप बिगाड़ने की प्रथा और विधवा के पुनर्विवाह पर प्रतिबंध की प्रथा और विधवा के पुनर्विवाह प्रतिबंध की प्रथा समित थी। राजा राममोहन राय ने 1828 में जिस ब्राह्मण समाज की स्थापना की, उसके उद्देश्यों में स्त्रियों के उत्थान को विशेष महत्व दिया गया था। राजा राममोहन राय ने जो सुधार आंदोलन शुरू किया था, उसे ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने आगे बढ़ाया। इस वचन विद्यासागर प्रतिभा
प्रतिभाशाली दार्शनिक और शिक्षक, लेखक और समाज सुधारक थे। उन्होंने स्त्री उत्थान की शानदार पैरवी की। उन्होंने हिंदू समाज में विधवा पुनर्विवाह को मान्यता दिलाने के सशक्त अभियान चलाए। उनके अथक प्रयास के कारण 1856 का विधवा पुनर्विवाह अधिनियम विडो रीमैरिज एक्ट पारित हो गया। इधर एक अन्य महान दार्शनिक, समाज सुधारक, लेखक और धर्म प्रचारक स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्त्रियों की समानता के लिए नया अभियान चलाया। उन्होंने तर्क दिया कि वेदों को पढ़ना केवल पुरुषों का विशेषाधिकार नहीं है, स्त्रियों को भी इसका पूरा अधिकार है। उन्होंने स्त्री शिक्षा का पूरा समर्थन किया क्योंकि वह प्रबुद्ध क्योंकि वह पर क्योंकि वह देखिए यहाँ पर क्या है कि क्योंकि वह प्रबुद्ध समाज के निर्माण के साथ आवश्यक था। उन्होंने गार्गी, मैत्री, अनुसुईया और अन्य बहुत सी ऐसी विदुषी स्त्रियों के उदाहरण प्रस्तुत किए जिन्हें अपनी विद्ता के कारण प्राचीन भारत में विशेष सम्मान दिया जाता था। स्वामी जी 1875 में आर्य समाज की स्थापना की, जिसने स्त्री शिक्षा के विस्तार और सार्वजनिक क्षेत्र में स्त्रियों के प्रवेश को विशेष रूप से प्रोत्साहन दिया। देखिए अब फिर ज्योतिबा देखिए फिर अब यहाँ 1 मिनट उससे पहले आपको देख लीजिए स्वामी दयानंद सरस्वती का जो जीवन काल है, स्वामी दयानंद सरस्वती का जो जीवन काल है वो 1824 से लेकर 1883 ईस्वी तक रहा। और उसके बाद आपको क्या ईश्वरचंद्र विद्यासागर का जो जीवन काल है, वो 1820 से लेकर 1891 ईस्वी तक 1891 तक आपको रहा जीवन काल। अब राजा राममोहन राय का जीवन काल 1772 से लेकर 1833 ईस्वी तक रहा। फिर ज्योतिबा फिर आपको यहाँ पे जो कहा गया, हाँ देखिए आप एक बार देखिए आपको एक खास बात है हम जो कहा कि हम देखिए क्या है कि उन्होंने देखिए यहाँ पर क्या स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्त्री शिक्षा का पूर्ण समर्थन किया क्योंकि वह प्रबुद्ध समाज के निर्माण के सर्वथा आवश्यक था। उन्होंने गार्गी, मैत्री, अनुसुईया और अन्य बहुत सी ऐसी विदेशी स्त्रियों के उदाहरण प्रस्तुत किए। उन्होंने गार्गी, मैत्री, अनुसुईया और अन्य बहुत सी ऐसी विदेशी स्त्रियों के उदाहरण प्रस्तुत किए जिन्हें अपनी विद्ता के कारण प्राचीन भारत में विशेष सम्मान दिया जाता था। देखिए उदाहरण देखिए यहाँ पर क्या उदाहरण प्रस्तुत किए जिन्हें अपनी विद्या के कारण प्राचीन भारत में विशेष सम्मान दिया जाता था। स्वामी जी ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना देखिए अब स्वामी जी ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की, जिसने स्त्री शिक्षा के विस्तार और सार्वजनिक जीवन में स्त्रियों के प्रवेश को विशेष रूप से प्रोत्साहन दिया। फिर महात्मा ज्योतिबा फूले ऐसे समाज विचारक और सच्चे कार्यकर्ता के रूप में विख्यात हुए जिन्होंने स्त्री शिक्षा को बढ़ावा दिया, विधवा पुनर्विवाह को सामाजिक स्वीकृति दिलाने और कन्या शिशु हत्या को बंद कराने के सशक्त अभियान चलाया। देखिए यहाँ पर महात्मा फूले ने स्त्रियों को उत्थान का जो प्रयास किया उसमें अनेक प्रख्यात नारी मुक्तिवादी स्त्रियां भी सम्मिलित थी। इनमें सावित्रीबाई फूले महात्मा फूले की पत्नी सावित्रीबाई फूले, ताराबाई शिंदे और पंडिता रामाबाई के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। देखिए महात्मा ज्योतिबा फूले का आपको जीवन का 1827 से लेकर 1890 ईस्वी तक रहा। महात्मा ज्योतिबा फूले का जीवन का 1827 से 1890 ईस्वी तक रहा। फिर आपको देखिए सावित्रीबाई फूले का जीवन का 1831 से लेकर 1897 ईस्वी तक रहा। 1831 से लेकर 1897 ईस्वी तक रहा। और आपको ये देखिए कि ताराबाई शिंदे का जीवन काल वो 1850 से 1910 ईस्वी तक रहा। पंडिता रामाबाई का जो जीवन काल देखिए ताराबाई शिंदे के जीवन 1850 से 1910 ईस्वी तक रहा और पंडिता रामाबाई का जीवन 1858 से लेकर 1922 ईस्वी तक रहा। देखिए आधुनिक भारत के अन्यतम विद्वान, न्यायविद और समाज सुधारक महादेव गोविंद रानडे ने स्त्री शिक्षा के प्रसार, बाल विवाह को रुकवाने और दहेज प्रथा को बंद कराने के भगीरथ प्रयास किए। उनके इस प्रयास में उनकी पत्नी रामाबाई रानडे का निकट सहयोग प्राप्त हुआ। देखिए यहाँ पर क्या कि महादेव गोविंद रानडे का जीवन 1842 से लेकर 1901 ईस्वी तक रहा और उसकी पत्नी महादेव गोविंद रानडे की पत्नी के नाम को रामाबाई रानांडे का जीवन काल 1863 से लेकर 1924 ईस्वी तक रहा। 1863 से लेकर 1924 ईस्वी तक मतलब ये कह सकते कि पति पत्नी से कितना बड़ा होगा तो 42 8 50 42 से 20 22 21 साल की बड़ी रही। बाप रे बाप, मतलब पति देव 21 साल बड़े हैं पत्नी से। अब यहाँ देखिए क्या कि इसमें कह सकते हैं कि क्या उनकी पत्नी रामाबाई रानडे 1863 1924 के निकट सहयोग प्राप्त हुआ। रानांडे के अलावा अनेक यशस्वी विचारक को रानांडे के अलावा अनेक यशस्वी विचारकों, समाज सुधारक और स्वतंत्रता सेनानियों ने स्त्री शिक्षा के प्रसार और स्त्रियों के प्रति अन्याय को रोकने का प्रयास में महत्वपूर्ण योग दिया।
देखिए इनमें महर्षि धोंडो केशव, देखिए इनमें महर्षि धोंडो केशव केशव का, इनमें महर्षि धोंडो केशव का लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय का कार्य अत्यंत सराहनीय रहा। देखिए अब महर्षि धोंडो केशव, देखिए महर्षि धोंडो केशव का लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय का कार्य अत्यंत सराहनीय रहा है। देखिए यहाँ पे जो खास बात कहा गया, महर्षि धोंडो केशव का जीवन का आपको 1858 से लेकर 1962 ईस्वी तक रहा। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक देखिए 1856 से 1920 तक। देखिए लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का जीवन का 1856 से लेकर 1920, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का जीवन का 1856 से 1920 ईस्वी तक रहा। और लाला लाजपत राय का जीवन का 1865 से लेकर 1928 ईस्वी तक रहा। देखिए भारत के सबसे प्रसिद्ध प्रभावशाली आध्यात्मिक नेता और प्रसिद्ध समाज सुधारक स्वामी विवेकानंद 1863 से 1902। देखिए स्वामी विवेकानंद 1863 से 1902 आधुनिक भारत में स्थिति दुर्दशा के प्रति विशेष रूप से चिंतित थे। देखिए क्या भारत के सबसे प्रभावशाली आध्यात्मिक नेता और प्रसिद्ध समाज सुधारक स्वामी विवेकानंद आधुनिक भारत में स्त्रियों की दुर्दशा के प्रति विशेष रूप से चिंतित थे। उन्होंने स्त्री शिक्षा को विशेष रूप से बढ़ावा दिया, क्योंकि उनका विश्वास था कि स्त्रियां नई पीढ़ी का क्षेत्र निर्माण करती और इस तरह राष्ट्र की नीति को निर्धारित करती है। स्वामी जी ने स्त्री को भगवती डिवाइन मदर की साकार प्रतिमा के रूप में पूज्य माना। फिर प्रख्यात दार्शनिक एवं साहित्यकार रविन्द्रनाथ टैगोर ने साहित्य में समाज और स्त्रियों के महत्व को स्थापित करने का बेजोड़ प्रयत्न किया। देखिए स्वामी विवेकानंद की बात देखिए यहाँ पर स्वामी विवेकानंद 1863 से 1902। देखिए स्वामी विवेकानंद देखिए अब स्वामी विवेकानंद 1863 से 1902 आधुनिक भारत में स्त्रियों की दुर्दशा के प्रति विशेष रूप से चिंतित थे। देखिए स्वामी विवेकानंद आपको था देखिए भारत के सबसे प्रभावशाली आध्यात्मिक नेता और प्रसिद्ध समाज सुधारक स्वामी विवेकानंद जीवन 1863 से 1902 ईस्वी तक। स्वामी विवेकानंद आधुनिक भारत स्त्रियों की दुर्दशा के प्रति विशेष रूप से चिंतित थे। उन्होंने स्त्री शिक्षा को विशेष रूप से बढ़ावा दिया, क्योंकि उनका विश्वास था कि स्त्रियां नई पीढ़ी का क्षेत्र निर्माण करती है और इस राष्ट्र की नीति को निर्धारित करती है। स्वामी जी ने स्त्री को भगवती डिवाइन मदर की साकार प्रतिमा के रूप में पूज्य माना। हालांकि यहाँ पर स्वामी जी ने विवेकानंद ने क्या कि भगवती डिवाइन मदर की साकार प्रतिमा के रूप में पूज्य माना। फिर प्रख्यात दार्शनिक एवं साहित्यकार रविन्द्रनाथ टैगोर ने देखिए यहाँ फिर प्रख्यात दार्शनिक साहित्यकार रविन्द्रनाथ टैगोर ने साहित्य और समाज में स्त्रियों के महत्व को स्थापित करने का बेजोड़ प्रयत्न किया। देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर का जीवन 1861 से लेकर 1941 ईस्वी तक रहा। रविन्द्रनाथ टैगोर का जीवन 1861 से लेकर 1941 ईस्वी तक रहा रविन्द्रनाथ टैगोर जीवन का। देखिए आधुनिक भारत के सारे प्रमुख समाजवादी विचारक को आचार्य नरेंद्र देव, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया और ने भी स्त्रियों के उत्थान के प्रबल अभियान चलाया। इसके अलावा B.R. अम्बेडकर अर्थात जवाहरलाल नेहरू ने भी समाज एवं राजनीति के क्षेत्र में स्त्रियों की गरिमा स्थापित करने में महत्वपूर्ण योग दिया। अभी देखिए आपको कि रविन्द्रनाथ टैगोर का जो जीवन काल रहा, स्वामी विवेकानंद का जीवन काल रहा, वो आपको यहाँ पर हो गया क्या 1863 से 1902 ईस्वी तक रहा। और आपके यहाँ देखिए क्या रविन्द्रनाथ टैगोर का जीवन का 1861 से लेकर 1941 ईस्वी तक रहा। उसका देखिए आचार्य नरेंद्र देव का जीवन का 1889 से लेकर 1956 ईस्वी तक रहा। और लोकनायक जयप्रकाश नारायण के जीवन का 1902 ईस्वी से लेकर 1979 ईस्वी तक रहा। राम मनोहर लोहिया 1910 से लेकर 1968 ईस्वी तक जीवन काल रहा उनका। फिर B.R. अम्बेडकर 1891 ईस्वी से 1956 ईस्वी तक रहा। तो B.R. अम्बेडकर आपको 1891 ईस्वी से 1956 ईस्वी तक रहा। और जवाहरलाल नेहरू का जीवन का 1889 से 1964 ईस्वी तक रहा। महात्मा गांधी का जीवन काल को कितना आपको 1869 से 1928 ईस्वी तक रहा। इसमें महत्वपूर्ण था कि लाला लाजपत राय के जीवन का 1865 से 1928 ईस्वी तक रहा। और आपको महर्षि धोडो केशव का जीवन 1858 से 1952 ईस्वी तक रहा। और देखिए महादेव गोविंद आनंद के जीवन का 1842 से 1901 ईस्वी तक रहा। और 1842 1901 ईस्वी तक रहा। और उसके बाद महादेव गोविंद आनंद की पत्नी का नाम आपको रामाबाई रानडे के जीवन का 1843 से लेकर 1924 ईस्वी तक रहा। मतलब ये कहे कि पत्नी से वो कुल 21 साल के आपको कितना 21 साल बड़ा था।
अब यहाँ देखिए क्या है कि आपके ये हम कर सकते हैं, इसमें देखिए आपको क्या है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, देखिए यहाँ पर क्या राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने स्त्रियों के पुनरुत्थान के लिए निरंतर कार्य किया, सार्वजनिक जीवन में स्त्रियों की सहभागिता को प्रोत्साहन दिया। गांधी जी ने तर्क दिया कि स्त्री उत्थान में स्त्री उत्थान से 2 महत्वपूर्ण उद्देश्य की पूर्ति हो पाया। एक तो इससे मानववादी उद्देश्य की सिद्धि होगी, क्योंकि इससे भारतीय राष्ट्र की आधी जनसंख्या को अन्याय से मुक्ति मिलेगी और सम्मानपूर्ण जीवन जीने का अवसर मिलेगा। खोआ देखिए यहाँ पर क्या खोआ देखिए यहाँ पर क्या खोआ देखिए दूसरे इससे राष्ट्र देखिए दूसरे इससे तो देखिए यहाँ पर खोआ देखिए दूसरे इससे राष्ट्रवादी उद्देश्य की सिद्धि होगी, क्योंकि इससे भारत की स्त्रियों को जो नई ऊर्जा देखिए यहाँ पर जो नई ऊर्जा प्राप्त होगी, उसे राष्ट्र निर्माण के कार्य में लगाया जा सकेगा और अंत उसका उपयोग मानव सेवा के कार्य में हो पाएगा। देखिए यहाँ पर क्या आधुनिक भारत के नारी मुक्तिवादी राय देखिए आधुनिक भारत के नारी मुक्तिवादी राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में पंडिता रमाबाई एकमात्र ऐसी महिला थी जिन्होंने स्वाधीन नारी मुक्तिवादी विचारक और नारी अधिकारों के सक्रिय संरक्षक के रूप में अपनी पहचान बनाई। देखिए अन्य नारी मुक्तिवादी स्त्रियों ने मुख्यतः उन पुरुष समाज सुधारकों के साथ मिलकर कार्य किया जो नारी उत्थान के प्रबल समर्थक थे। पंडिता रमाबाई देखिए यहाँ देखिए पंडिता रमाबाई का देखिए यहाँ पर पंडिता रमाबाई के जीवन का आपको क्या 1858 से लेकर 1922 ईस्वी तक रहा। पंडिता रमाबाई 19वीं और 20वीं शताब्दी के संधि काल के प्रख्यात भारतीय विदुषी, समाज सुधारक और कार्यकर्ता थे। उन्होंने भारतीय स्त्रियों के उत्थान के लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया। वो यह बात ध्यान देने की पश्चिमी जगत में जब यह बात ध्यान देने की कि पश्चिमी जगत में जब नारी मुक्तिवादी चिंतन की शुरुआत हुई, उसी के कुछ दशक बाद रमाबाई ने अपनी सूझबूझ से भारतीय नारी को देखिए सूझबूझ से देखिए यहाँ पर क्या देखिए उसी के कुछ दशक बाद रमाबाई ने अपनी सूझबूझ से भारतीय नारी की दुर्दशा का मुद्दा उठाया और न केवल उसके उद्धार की मांग की, बल्कि उपयुक्त संस्थाएं स्थापित करके इस दिशा में ठोस योगदान भी किया। चूंकि रमाबाई का कार्य सिर्फ भारत से लेकर इंग्लैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका तक फैला था, इसलिए उन्होंने पाश्चात्य नारी की हीन स्थिति पर भी यथोचित चिंता व्यक्त की और उसके प्रतिकार का मुद्दा भी उठाया। हालांकि भारतीय नारी की तुलना में वो इतनी दयनीय नहीं थी। अतः पंडिता रमाबाई को भारत में जन्मे नारीवाद या नारी मुक्तिवाद फेमिनिज्म की प्रमुख नायक मानना स्वतः युक्त होगा। अब कि नारी मुक्तिवाद फेमिनिज्म किसको बोलते हैं? नारी मुक्तिवाद वो आंदोलन तथा उससे जुड़ी विचारधारा है जिसका उद्देश्य स्त्रियों के प्रति हर तरह के भेदभाव डिस्क्रिमिनेशन का अंत करना है, ताकि सामाजिक जीवन उन्हें पुरुषों का बराबर अधिकार, राइट्स तथा आत्मविकास के अवसर, अपॉर्चुनिटी फॉर सेल्फ डेवलपमेंट प्राप्त हो और राजनीतिक शक्ति पॉलिटिकल पावर में उपयुक्त हिस्सा शेयर मिल सके। पंडिता रमाबाई ने भारत के जिस वातावरण में स्त्री अधिकारों की बात उठाई और उनके उद्धार की दिशा में जो कार्य किया, उसके लिए उन्हें समाज के रूढ़िवादी तत्वों और धर्म के ठेकेदारों के विस्तृत और कड़े विरोध का सामना करना पड़ा था। अतः जहाँ विदेशी लेखकों ने उनके बारे में बहुत कुछ लिखा, वहाँ भारत में समाज सुधार के इतिहास से उनका नाम ही हटा दिया गया। देखो कुछ ही दशक पर भारतीय लेखकों ने विदेशी स्रोतों की यहाँ देखिए क्या विदेशी स्रोतों के आधार पर पंडिता के जीवन वृत्त कृतियों और गतिविधियों के बारे में विस्तृत खोज करके उनके योगदान पर प्रकाश डालने का प्रयत्न किया है। रमाबाई का जन्म को महाराष्ट्र के एक बुद्धिजीवी हिंदू ब्राह्मण परिवार में हुआ। उनके पिता संस्कृत के पाखंड पंडित थे, जिन्होंने अपनी पत्नी और पुत्री को संस्कृत की शिक्षा देकर और अपनी पुत्री को सार्वजनिक नेतृत्व का प्रशिक्षण देकर प्रसिद्ध परंपरा को तोड़ दिया। क्योंकि उन दिनों ये पंडित देखिए यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात है। पंडित रमाबाई के पिता देखिए रामाबाई का जन्म महाराष्ट्र के एक बुद्धिजीवी हिंदू ब्राह्मण परिवार में हुआ। उनके पिता संस्कृत के प्रखंड पंडित थे, जिन्होंने अपनी पत्नी और पुत्री को संस्कृत की शिक्षा देकर अपनी पुत्री को सार्वजनिक नेतृत्व का प्रशिक्षण देकर प्रचलित परंपरा को तोड़ दिया। क्योंकि उन दिनों ये क्षेत्र केवल पुरुषों को विशेषाधिकार के विषय माने जाते थे। धर्मशास्त्रों के अध्ययन से रामाबाई को पता चला कि समाज में अकारण ही स्त्रियों पर कितने कठोर प्रतिबंध लगे हुए थे। इससे वे स्त्रियों के साथ होने वाले अन्याय के प्रति सजग हो गई और उन्होंने ब्राह्मण पितृतंत्र पैट्रियार्की की आलोचना शुरू कर दी। स्वयं अपने जीवन में उन्होंने पितृतंत्र की मान्यताओं को चुनौती दी, क्योंकि उन्होंने संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की।
क्योंकि उन्होंने संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की, संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की, उपनिषदों का अध्ययन किया, देश और विदेश के बहुत सारे हिस्सों की यात्रा की। देश और विदेश के बहुत सारे हिस्सों की यात्रा की। 1878, देखिए 1878 में जब उनकी आयु, देखिए 1878 में जब उनकी आयु 20 वर्ष से भी कम थी, उन्होंने कलकत्ता, आज के कोलकाता के सभ्य समाज के सामने संस्कृत भाषा एवं ग्रंथों के गहरे ज्ञान का प्रदर्शन करके धूम मचा दी। इस पर वहाँ के गणमान्य विद्वानों ने उन्हें पंडिता की उपाधि प्रदान की। देखिए यहाँ पर पीरतंत्र के पैट्रियार्क की बात करते हैं, पीरतंत्र का मूल अर्थ पिता का शासन होता है। देखिए पिता का शासन, देखिए शुद्ध में, देखिए यहाँ पर क्या कि देखिए शुरू में इस शब्द का प्रयोग आपको जनजातीय समाज और ट्राइबल सोसाइटीज की इस प्रथा का संकेत देने के लिए किया जाता था, जिसमें सबसे बड़ा पुरुष वहाँ संपूर्ण सत्ता अथॉरिटी का प्रयोग करता था। कालांतर में यह प्रथा सब समाज में भी अपना ली गई। इसके साथ इससे मिलती जुलती कई अन्य प्रथाएं भी जुड़ गई, जैसे कि पिताजोरी वंश परंपरा ही व्यक्ति की पहचान बन गई। परंतु संपत्ति उत्तराधिकार, परिवार की प्रतिष्ठा और ख्याति से जुड़े अधिकार केवल पुरुष वंश तक सीमित रह गए। इसके अलावा उच्च शिक्षा या कला कौशल प्राप्त करने और सार्वजनिक नेतृत्व संभालने के सही अवसर पुरुषों के हाथों में सिमट कर रह गए। देखिए यहाँ पर शासन की संस्थाओं का विकास है कि शासन की संस्थाओं के विकास के साथ पीरतंत्र राजनीतिक और प्रशासनिक सत्ता के क्षेत्र में पुरुषों के प्रभुत्व डोमिनेंस का सूचक बन गया। आधुनिक युग में देखिए आपको आधुनिक युग में पीरतंत्र पुरुष के सर्वव्यापक प्रभुत्व का संकेत देता है। चाहे हमारे अभिप्राय सामाजिक श्रेणी तंत्र, सोशल हायरार्की का विवरण देना हो या घरेलू श्रम विभाजन, डोमेस्टिक डिवीजन ऑफ लेबर का, यह बात महत्वपूर्ण है कि संपूर्ण मानव इतिहास के अंतर्गत पीरतंत्र एक विश्वजनीन प्रथा के रूप में परिचित रहा है। देखिए फिर अन्य कई मामले उन्होंने स्त्री जीवन से जुड़े बंधनों को तोड़ा। उन दिनों लड़कियों का विवाह बहुत छोटी आयु में कर दिया जाता था। रामाबाई ने 22 वर्ष की आयु तक कुमारी रहकर इस परंपरा को भी परे रखा। देखिए रामाबाई ने 22 वर्ष की आयु तक कुमारी रहकर इस परंपरा को भी परे रखा। 1880 में उन्होंने शुद्ध जाति के बंगाली अधिवक्ता एडवोकेट से विवाह करके जाति और क्षेत्र से जुड़े बंधनों को भी छिन्न भिन्न कर दिया। 23 वर्ष की अवस्था में उन्होंने एक पुत्री मनोरमा को जन्म दिया, परंतु दुर्भाग्य से कुछ ही महीने बाद 1882 में उनके पति का देहांत हो गया था। अब यहाँ देखिए क्या, तो इसमें था देखिए 18 यहाँ पे क्या, देखिए आपको 1882 में पंडिता रमाबाई ने स्थानीय समाज सेवकों की सहायता से पुनः आज के पुणे में आर्य महिला समाज की नींव रखी, जिसका स्त्रियों को उद्धार करना था। विशेषतः उन स्त्रियों का जो पुरातन पंथी हिंदुओं के तर्कशून्य परंपराओं के बेड़ियों जकड़ी हुई थी। ये मुख्यतः ऐसी स्त्रियाँ थी जिन्हें अल्पायु वृद्ध पुरुषों के साथ विवाह के लिए विवश किया जाता है। अतः वे युवा अवस्था में ही विधवा हो जाती थी। फिर उन्हें नारकीय जीवन जीने के लिए छोड़ दिया जाता था। पंडित रमाबाई ने अनुभव किया कि हिंदू समाज में निम्न जाति की विधवाओं के लिए तो आत्मनिर्भर और स्वतंत्र जीवन जीना कुछ हद तक संभव था, परंतु उस जाति की विधवाएं प्रायश्चित, पराधीन और अभिशप्त जीवन जीने को बाध्य थी। फिर आपको आगे देखिए यहाँ पर क्या, देखिए एक खास बात है 1882 में पंडिता रमाबाई ने हंटर कमीशन के सामने भारतीय स्त्रियों को ऐसे प्रशिक्षण की सुविधाएं प्रदान करने की मांग की जिससे वे अध्यापिका और डॉक्टर बनकर दूसरी स्त्रियों की सेवा कर सकें। फिर आपको आगे देखिए आप 1883 में पंडिता रमाबाई ने उच्च शिक्षा की छात्रवृत्ति प्राप्त कर इंग्लैंड जाने की युक्ति निकाल ली। वहाँ वे ईसाई मिशनरियों के संपर्क में आई और वे उनके प्रगतिशील दृष्टिकोण से बहुत प्रभावित हुई। उन्होंने अपनी नन्ही सी पुत्री मनोरमा के साथ धर्म परिवर्तन का निर्णय कर लिया और वे ईसाई बन गए। 1886 में रमाबाई ने संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा की और वहाँ के राजनीतिक आदर्शों, स्वतंत्रता, लिबर्टी, समानता, इक्वलिटी और उदार लोकतंत्र, लिबरल डेमोक्रेसी की संस्थाओं से बहुत प्रभावित हुई। देखिए यहाँ पर भारत लौट आने पर उन्होंने अपना जीवन सामाजिक कार्य, सोशल वर्क को समर्पित कर दिया। उन्होंने उस जातियों की हिंदू विधवाओं के पुनर्वास, रिहैबिलिटेशन के लिए 1889 में बम्बई, आज की मुंबई में शारदा सदन नाम का आश्रम खोला, क्योंकि उनकी दशा अत्यंत शोचनीय थी। देखिए इस प्रयास में ईसाई मिशनरियों से वित्तीय सहायता भी प्राप्त हुई। वस्तुतः इन मिशनरियों
देखिए यहाँ पर वस्तुतः इन मिशनरी के यहाँ पर क्या वस्तुतः इन मिशनरियों का थे हिंदुओं को, देखिए हिंदुओं को ईसाई बनाने के लिए प्रेरित करना था। इस प्रयास में रामाबाई को यहाँ देखिए इस प्रयास में रामाबाई को हिंदू ब्राह्मणों का कोप भाजन भी बनना पड़ा, और देखिए बनना पड़ा, और ईसाई मिशनरियों की कड़ी आलोचना का सामना भी करना पड़ा। ब्राह्मण इसलिए क्रूर था क्योंकि वे ब्राह्मण विधवाओं को स्वाधीन क्योंकि वे ब्राह्मण विधवाओं को देखिए स्वाधीन जीवन नहीं जीने देखिए स्वाधीन जीवन नहीं जीने देना चाहता थे। देखिए स्वाधीन जीवन नहीं जीने देना चाहते थे, इसलिए वे इनके पुनर्वास के विरुद्ध थे। ईसाई इसलिए रुष्ट हो थे कि देखिए ईसाई इसलिए रुष्ट थे कि समाज ने ईसाई इसलिए रुष्ट थे कि रामाबाई ने सामाजिक कार्य पर पूरा ध्यान केंद्रित करते हुए आर्स देखिए केंद्रित करते हुए आश्रम देखिए केंद्रित करते हुए आश्रम वास्तु ईसाई बनाने के लक्ष्य को बहुत पीछे छोड़ दिया था। रामाबाई ने अपने ईसाई सहयोगियों के आक्षेप का जो उत्तर दिया, उससे उनके साहस और संकल्प शक्ति का उपयुक्त प्रमाण मिलता है। उन्होंने लिखा कि यह सच है कि मैं ईसाई चर्च की एक सदस्य हूँ, परंतु मैं ईसाई पुरोहितों और धर्माध्यक्षों के मुंह से निकले प्रत्येक शब्द को मानने के बाद नहीं हूँ। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने आप को भारतीय पुरोहित वर्ग के बंधन से छुड़ाया। अब मैं उस वैसे किसी दूसरे बंधन में बंधने को तैयार नहीं हूँ। 1919 में पंडित रामाबाई को कैसरी हिंद की उपाधि प्रदान की। ब्रिटिश राज के दौरान किसी भारत को मिलने वाला यह सबसे बड़ा सम्मान था। उनकी मृत्यु के बाद 1989 भारत सरकार ने उनके सम्मान में डाक टिकट जारी किया। पंडिता रामाबाई की प्रमुख कृतियाँ थी स्त्री धर्मनीति 1882, द हाई देखिए यहाँ पर क्या द हाई कास्ट हिंदू वुमेन उच्च जाति हिंदू स्त्री 1888। और देखिए यहाँ पर पित्त तंत्र का विशेषण देखिए एनालिसिस ऑफ पेट्रियार्की। यहाँ प्राय सब जगह परस्पर विरोधी वक्तव्य देखने को मिलते हैं, परंतु ये सारे धर्मशास्त्र पुराण आधुनिक कवि आज के लोकप्रिय प्रचारक उच्च जाति के पुरातनपंथी पुरुष दो बातों पर सर्वथा सहमत है। एक यह कि देखिए यहाँ पे एक यह कि समस्त स्त्रियाँ चाहे वे उच्च जाति की हो या निम्न जाति की हे है अत्यंत है दानवों से भी कुत्सित असत की तरह अपावन दूसरे वे पुरुषों की तरह मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकती। कर्म के बंधन से मुक्ति पाने के लिए अर्थात असंख्य योनियों जन्म और मरण के चक्र की आशय प्रयास उबारने के लिए स्त्रियों के सामने एक ही आशा की किरण है, वो यह कि उन्हें अपने पति की पूजा करनी चाहिए। ये बात पंडिता रामाबाई ने कहा। अब हम देखिए क्या पंडिता रामाबाई ने पंडिता रामाबाई ने पितृ तंत्र का जो विशेषण प्रस्तुत किया उसके अंतर्गत हिंदू समाज विशेषतः ब्राह्मण समुदाय में स्त्रियों की पराधीनता के विविध पक्षों पर ध्यान केंद्रित किया गया। उन्हें हिंदू धर्मशास्त्र में से बहुत सारे उदाहरण मिले थे। उन्हें हिंदू धर्मशास्त्र में से बहुत सारे उदाहरण मिले थे देखिए जिनसे देखिए यहाँ पर क्या जिनसे इन पराधीनता की पुष्टि होती थी। इन ग्रंथों अनुसार पुरुष तो चारों ओर पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष की साधना करने को स्वतंत्र है। देखिए जिससे उनकी आत्मा को मुक्ति मिल सकती है। परंतु स्त्री स्वाधीन रूप से ऐसा करने में समर्थ नहीं है। उसके लिए आशा की एक ही किरण दिखाई देती है, वो अपने लौकिक जीवन में पराधीनता स्वीकार करके अपनी आत्मा की मुक्ति का रास्ता ढूंढ सके। इसके लिए उसे संपूर्ण समर्पण भाव से अपने पति की शुश्रूषा करनी होगी। इसका अर्थ यह कि जब तक कोई स्त्री अपना पति नहीं ढूंढ लेती और उसकी सेवा अपना संपूर्ण जीवन अर्पित नहीं कर देती, तब तक उनका जीवन अभिशप्त हो रहेगा। अब पुरुषार्थ करके हिंदू धर्मशास्त्रों के अनुसार पुरुषार्थ का अर्थ मानव जीवन के परम लक्ष्य की सिद्धि। इन शास्त्रों के अंतर्गत 4 प्रकार के पुरुषार्थ स्वीकार किए
प्रार्थ धर्म अर्थात वह सिद्धि जो शास्त्रों में विहित कर्तव्य पालन से प्राप्त होती है। दूसरा देखिए अर्थ अर्थात वह सिद्धि जो धन संपदा अर्जित करने से प्राप्त होती है। चौथा तीसरा देखिए काम अर्थात वह सिद्धि जो इच्छाओं की पूर्ति या इंद्रिय सुख से प्राप्त होती है। फिर आपको अंगवा देखिए आपको मोक्ष अर्थात वह परम सिद्धि जो आत्मा के देखिए जो आत्मा की परम मुक्ति या उद्धार से प्राप्त होती है। और फिर देखिए आपको पंडिता रामाबाई ने देखा कि ब्राह्मण देखिए पंडिता रामाबाई ने देखा कि ब्राह्मण तंत्र का जो ढांचा पहली शताब्दी ईस्वी पूर्व में खड़ा किया गया था। वह उन देखिए वह उन दिनों अर्थात 19वीं शताब्दी उत्तरार्ध में भी लगभग वैसा ही टिका हुआ था। तब से जितने युग बीते थे उनमें समस्त साहित्य प्रचलित प्रथा और धार्मिक प्रचार के माध्यम से लगातार उस ढांचे की पुष्टि की गई थी। वह देखिए यह स्त्रियों के प्रति अन्याय की जीती जागती मिसाल थी। इसी चुनौती देना प्रभुजनों का कर्तव्य था। स्वयं रामाबाई अपने समय की सर्वाधिक शिक्षित महिला थी। देखिए स्वयं रामाबाई अपने समय की सर्वाधिक शिक्षित महिला थी। वे उन धर्म ग्रंथों को पढ़ चुकी थी। ध्यान देखिए वे उन धर्म ग्रंथों को पढ़ चुकी थी। देखिए यहाँ पर वे उन धर्म ग्रंथों को पढ़ चुकी थी जो प्रचित प्रथा के अंतर्गत स्त्रियों की पहुंच के बाद अतः वही इन ग्रंथों के तार्किक आधार को चुनौती देने में समर्थ थी। फिर उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा भी प्राप्त की थी और इंग्लैंड तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा भी की थी। अतः वे आधुनिक विचार प्रणाली से भी भली भांति परिचित थे। वैसे तंत्र संपूर्ण विश्व में परिचित रहा है और पश्चिम में भी इसके विरुद्ध आवाज उठने लगी थी। स्वयं रामाबाई ने एंग्लिकन चर्च से जुड़े तंत्र की कई आलोचना की और पाश्चात्य स्त्री को उसके नियंत्रण से मुक्त कराने का मुद्दा उठाया। परंतु उन्होंने यह अनुभव किया कि पाश्चात्य स्त्रियों की तुलना में भारतीय स्त्रियों की दशा अत्यंत शोचनीय थी। अतः भारत में स्त्रियों को उत्थान और असहायता उत्पीड़ित स्त्रियों के पुनर्वास के अधिक सशक्त प्रयास की आवश्यकता थी। रामाबाई ने इस दिशा में अत्यंत सराहनीय कार्य किया। फिर पंडिता रामाबाई ने देखा कि उच्च जाति जुड़े हिंदू पीत तंत्र के अंतर्गत स्त्री के जीवन का लक्ष्य पति और माता के रूप में उपयुक्त भूमिका निभाना था। स्वयं भारतीय स्त्रियां भी इस कार्य को संपन्न कर अपने जीवन को सार्थक मानती थी। उदाहरण के लिए पश्चिमी भारत में रामाबाई की एक समकालीन महिला आनंदीबाई कौर ने मातृधर्म का बहुत गुणगान किया। आनंदीबाई एक ब्राह्मण विवाह था जिन्हें पुनर्विवाह करने पर समाज से निष्कासित कर दिया क्योंकि ऐसा कार्य पुरातन पंथी समुदाय के लिए सर्वथा असहाय था। परंतु ऐसा करके उन्हें जो मातृत्व सुख प्राप्त हुआ उससे उन्हें लगा कि उनकी क्षतिपूर्ति हो गई। देखिए यहाँ पर आनंदीबाई कौर ने अपनी आत्मकथा मेरी कहानी 1951 का संस्करण के अंतर्गत देखा है कि प्रकृति का नियम है कि वृक्ष फलता-फूलता और स्त्री संतान को जन्म देती है। स्त्री जीवन का यही सार है कि जिस स्त्री की संतान ना हो वह कभी सुखी नहीं हो सकती, चाहे वो कितना दिखावा क्यों न करे। संतानहीन स्त्री सुखी होने का ढोंग ऐसे ही कर सकती है जैसे कि भूखे को भोजन तो ना मिले परंतु वह यह कहे कि वह तृप्त हो गया। पंडिता रामाबाई की अन्य समकालीन महिला रामाबाई रानडे ने आदर्श मातृभूमि की परिभाषा दी कि इसका सातत्व पर सेवा दुष्ट सेवा। उसने यह भी स्वीकार किया कि माता का स्नेह ऐसी शक्ति है जो स्त्री के लिए ईश्वर का अनुपम देन है। इस शक्ति को विकसित करना समाज के कल्याण के परम आवश्यक है। स्वयं पंडिता रामाबाई ने अपनी प्रख्यात कृत स्त्री धर्म नीति 1882 द हाई कास्ट हिंदू द हाई कास्ट हिंदू वुमेन उच्च जाति की हिंदू स्त्री 88 के अंतर्गत मातृ धर्म की बहुत सराहना की है। देखिए संयोग मातृत्व है। देखिए आप यहाँ पर क्या संयोग बस मातृत्व के आदर्श रूप की संकल्पना ईसाई धर्म के अनुरूप भी थी जिसे रामाबाई ने अपना लिया था। इससे यह निष्कर्ष निकालता है कि एक स्नेहमयी और सबका ध्यान रखने वाली माता के रूप में स्त्री की भूमिका पंडिता रामाबाई को अस्वीकार नहीं था। हालांकि अप्रिय तंत्र का एक प्रमुख लक्षण था।
देखिए यहाँ पर 18 के अपनी तंत्र के प्रमुख लक्षण था। फिर आपको आगे इसमें जो आपको है उसको देखिए यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर क्या कि 1882 देखिए यहाँ पर 1882 में पंडित रमाबाई ने जो आर्य महिला समाज के जो आर्य महिला समाज स्थापित किया, उस देखिए 1882 में पंडित रमाबाई ने जो आर्य देखिए पंडित रमाबाई ने जो आर्य महिला समाज स्थापित किया, उसने सामाजिक न्याय के लक्ष्य की सिद्धि के लिए आर्य जाति की प्राचीन वैदिक सभ्यता के पुनरुत्थान का समर्थन नहीं किया। यह पहला ऐसा देखिए यह पहला ऐसा स्वायत्त संगठन था। यह पहला ऐसा स्वायत्त संगठन था जिसका ध्येय स्त्री वर्ग को ब्राह्मण प्रतंत्र की उत्पीड़क परिस्थितियों से मुक्ति प्रदान करना था। उमा चक्रवर्ती देखिए उमा चक्रवर्ती रीराइटिंग हिस्ट्री द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ पंडिता रमाबाई इतिहास पुनर्लेखन पंडिता रमाबाई का जीवन और कार्यकाल 1998 के अनुसार आर्य महिला समाज को ऐसी संस्था माना जाता था जो पुरुषों के वंशज का अंत करने का स्थापित की गई थी। देखिए यह विश्वास किया जाता था कि पंडिता स्त्रियों की और पुरुषों के निःशस्त्र टायरनी से मुक्ति प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। वैसे तो पंडित रमाबाई को भारत में नारी मुक्तिवाद की प्रथम प्रवक्ता माना जाता है, परंतु उनका यथार्थ योगदान यह था कि उन्होंने उत्पीड़ित स्त्रियों को शिक्षित और जागृत करने का रचनात्मक कार्यक्रम बनाया और उसे कार्यान्वित किया। उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए ठोस सहायता प्रदान की है। उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए ठोस सहायता प्रदान की और पुरुषों के निःशस्त्र तंत्र से आक्रांत जगत में स्त्रियों के खोए हुए आत्मविश्वास को फिर से स्थापित किया। देखिए सबके प्रति ब्रदर डेविड की बात यहाँ क्या सबके प्रति स्नेह बखेरने वाली स्त्री संपूर्ण विश्व के एक वरदान है। आज हम पंडित रमाबाई से पत्रकारिता के प्रति अत्यंत कृतज्ञ है, जिन्होंने संकीर्ण मनोवृत्ति की ऊंची दीवारों को ध्वस्त कर दिया। अपनी कृतज्ञता को व्यक्त करने का इससे अच्छा मार्ग क्या होगा कि हम अपने जीवन में उनके आदर्श का अनुकरण करके दिखाएं। यह ब्रदर डेविड ने कहा था। अब देखिए यहाँ पर अध्याय 13 की बात यहाँ पर की गई है। अब अध्याय 13 को इस्लामी चिंतन उन्नायक उसको देखिए एक्सपोनेंट ऑफ इस्लामिक थॉट देखिए। ये देखिए सबसे सामान्य परिचय देखिए क्या अंग्रेजों के आने से पहले भारत में जितनी भी आक्रमणकारी जातियाँ आई हुई अधिकांश इस देश की जनसंख्या में घुल मिल गए। हिंदू और मुस्लिम उस हद तक तो नहीं मिल पाए, फिर वे साथ मिलजुल कर रहे थे और मिलजुली संस्कृति के हिसाब बन जा रहे थे। इसे गंगा जमुनी तहजीब कहा जाता था। तेरहवीं चौदहवीं शताब्दी में अमीर खुसरो जैसे प्रतिभाशाली मुस्लिम कवि ने हिंदू और मुस्लिम संस्कृतियों जो उदात्त भावनाओं को एक साथ व्यक्त करके इस तहजीब को एक मोहक आकार दे दिया। इधर हिंदू मुस्लिम सूफी संतों को मानता देख अपनी उदारता का परिचय दिया। 15वीं शताब्दी में कबीर जैसे संतों ने अपनी अनमोल वाणी हिंदू मुस्लिम का भेद ही मिटा दिया और दोनों का सम्मान प्राप्त किया। फिर रहीम और असखान जैसे मुस्लिम कवियों ने राम और कृष्ण की भक्ति की धारा बहा दी। इस तरह भाषा संस्कृति और साहित्य के क्षेत्र में तो हिंदू मुस्लिम बहुत संकट आए, परंतु आर्थिक और राजनीतिक जीवन में वे एकाकार नहीं हो पाए। देखिए यह सच है कि जो लोग इस्लाम के प्रभाव से मुसलमान बने थे, यह सच है कि जो इस्लाम के प्रभाव से मुसलमान बने थे वे शांत निर्धन और अशिक्षित वर्ग से आए थे। मुस्लिम शासन देखिए मुस्लिम शासन के दौरान उन्हें थोड़ी बहुत सामाजिक प्रतिष्ठा तो मिल गई थी, परंतु उनकी आर्थिक स्थिति को लंबा सुधार नहीं हुआ था। उद्योग व्यापार देखिए यहाँ पर उद्योग व्यापार उच्च शिक्षा और सरकारी पदों पर हिंदुओं की प्रधानता थी। इस तरह मुस्लिम जाति में कुछ असंतोष तो स्वाभाविक था। अंग्रेजों ने अपने समाजवाद इंपीरियलिज्म की जड़ों को मजबूत करने के लिए असंतोष को फायदा उठाते हुए मुसलमानों ने इस विचार को बढ़ावा दिया कि उनकी दुर्दशा के लिए हिंदू कौम जिम्मेदार है। देखिए अब इस तरह मुस्लिम संप्रदायवाद कम्युनलिज्म को बढ़ावा में इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप हिंदू संप्रदायवाद का जन्म हुआ और इन दोनों के टकराव से मुस्लिम संप्रदायवाद और भी तीखा हो गया। देखिए देश के स्वाधीन होने तक वह देश के विभाजन पार्टीशन के रूप में सामने आया। देखिए संप्रदायवाद कम्युनलिज्म की बात करते हैं यहाँ पर। देखिए अब भारतीय राजनीति के अंतर्गत संप्रदायवाद कुछ लोगों की समानता संकेत देता है। कुछ लोगों की इस संकेत देता है कि उन्हें अपनी संप्रदाय अर्थात जाति या धर्म के लोगों को महत्व देना चाहिए, उन्हीं को लाभ पहुंचाना चाहिए और उन्हीं के साथ मेलजोल रखना चाहिए। कभी इस प्रवृत्ति के साथ अन्य संप्रदाय के प्रति विरोध का भाव जुड़ जाता है और यह प्रवृत्ति इस देश के दो सबसे बड़े संप्रदाय हिंदू और मुस्लिम संप्रदाय कुछ हिस्सों में विशेष रूप से व्याप्त रही है। हालांकि कभी कुछ अन्य धार्मिक समुदाय भी इसकी चपेट में आते रहे हैं। देखिए संप्रदायवाद का सबसे घृणित रूप सांप्रदायिक दंगों
कम्युनल राइट्स के रूप में प्रकट होता है, जिसमें बहुत सारे निर्दोष लोगों की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाता है और उन लोगों की अंधाधुंध हत्या कर दी जाती है। अब 19वीं शताब्दी में 20वीं शताब्दी के पूर्वांत में मुस्लिम समुदाय के अंतर्गत अनेक समाज सुधारक, बौद्धिक और साहित्यिक नेता पैदा हुए थे, जिन्होंने इस्लामी चिंतन को नई दिशा देने का प्रयत्न किया और इस समुदाय को प्रगति का रास्ता दिखाया। हालांकि इनमें कुछ संप्रदायवादी तत्व भी उभर कर सामने आए। इस्लामी चिंतक उन्नायकों में सर सैयद अहमद खान, मोहम्मद इकबाल और मोहम्मद अली जिन्ना के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। फिर को सर सैयद अहमद खान देखिए यहाँ पर आज के साथ सैयद अहमद खान का जीवन 1870 से 1858 ईस्वी तक। सर सैयद अहमद खान 19वीं शताब्दी के वैसे विचारक थे, जिन्होंने भारत के मुस्लिम समुदाय में नई चेतना के संचार कर उन्हें आधुनिक शिक्षा, संस्कृति और चिंतन पद्धति अपनाने को प्रेरित किया। उनका विश्वास है कि इंग्लैंड और अन्य पश्चिमी देशों ने अपनी धर्म संपदा और शक्ति, विज्ञान और कलाओं के विस्तृत ज्ञान के आधार पर अर्जित की थी, अतः मुस्लिम समुदाय को भी अपनी उन्नति के आधुनिक शिक्षा, मॉडर्न एजुकेशन का सहारा लेना चाहिए। सैयद अहमद खान आधुनिक वैज्ञानिक विचारकों से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने इस्लाम की मान्यताओं के साथ इस्लाम की मान्यताओं के साथ उनका तालमेल स्थापित करने की कोशिश की। वे यह मानते थे कि सारे क्रांतिकारी परिवर्तन परिवर्तन का परिणाम होते हैं। जबकि देखिए जब धार्मिक विचारों परिवर्तन आता है तो वह सामाजिक क्रांति, सोशल रिवॉल्यूशन को जन्म देता है। उन्होंने तर्क दिया कि धर्म के साथ जुड़ी मान्यता परिवर्तन नहीं है। यदि धर्म आपको समय के साथ नहीं चलता तो वह जड़ हो जाता है। अतः उन्होंने धर्म के कट्टरपंथी और देखिए और संकीर्ण दृष्टिकोण और नैरो आउटलुक का विरोध किया। उन्होंने पावन कुरान और इसकी शिक्षाओं की पुनर्व्याख्या का प्रयत्न किया और उन बातों का खंडन किया जो प्रकृति, नेचर एवं तकबुद्धि रिलीजन के विरुद्ध थी। उन्होंने यह मान्यता रखी कि ईश्वर का वचन अर्थात धर्मग्रंथ का पाठ ईश्वर की कृति अर्थात प्रकृति और तकबुद्धि के विरुद्ध नहीं हो सकता। इस आधार पर उन्होंने पर्दा प्रथा, बहुविवाह प्रथा और मामूली बातों पर तलाक के रिवाज को गलत ठहराया। देखिए अब सैयद अहमद खान मुस्लिम समुदाय की बात हृदयगम कराने का प्रयास किया कि वे अपने धार्मिक और सामाजिक जीवन में आधुनिक पश्चात वैज्ञानिक ज्ञान और संस्कृति को अपना कर उन्नति कर सकते। उन्होंने लोगों के सोचने समझने के ढंग में वैज्ञानिक मानसिकता, साइंटिफिक टेम्पर को अपनाने की मांग की। इस दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने पश्चिमी जगत के अनेक गौरव ग्रंथों क्लासिक्स का न केवल हिंदू अनुवाद का बल्कि 1855 अलीगढ़ में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज में की स्थापना भी की, जो आगे चलकर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के रूप में विकसित हुआ। देखिए आपको वैज्ञानिक मानसिकता बोलते हैं, साइंटिफिक टेम्पर बोलते हैं। वैज्ञानिक मानसिकता उस प्रवृत्ति का संकेत देती है जो जिससे प्रेरित होकर हम सत्य का पता लगाने के लिए वैज्ञानिक पद्धति साइंटिफिक मेथड का सहारा लेते हैं और इस तरह जो सत्य हमें ज्ञात होता है उसके अनुरूप आचरण करते हैं। वैज्ञानिक मानसिकता किसी चमत्कार जादू टोने में विश्वास नहीं करती। वह केवल वैज्ञानिक साक्ष्य, साइंटिफिक एविडेंस और तकबुद्धि रीजन के आधार पर कोई निष्कर्ष निकालने का समर्थन करती है। यह मानव जीवन को विनियमित करने में अमूर्त शक्तियों, अलौकिक कारणों, ग्रह नक्षत्रों की स्थिति, भूत प्रेतों की गतिविधियों के प्रभाव को स्वतः अमान्य ठहराते। इसकी मुख्य मान्यता यह है कि विज्ञान और अंधविश्वास एक के साथ नहीं रह सकते। सैयद अहमद खान ने मुस्लिम समुदाय को सलाह दी कि उन्हें जीवन के लौकिक, टेम्पोरल और आध्यात्मिक स्पिरिचुअल क्षेत्रों में अंतर करना चाहिए। धर्म रिलीजन का असर का मनुष्य के नैतिक और आध्यात्मिक जीवन से है। राज व्यवस्था, पॉलिटिक असर का लौकिक या सांस्कृतिक विषयों से अतः इसमें भिन्न धर्मावलंबी मिलजुल कर रह सकते हैं। अल्लाह और पैगम्बर के प्रमाण है कि मुसलमान जिस देश में रहते हैं जहाँ उन्हें जीवन का अधिकार, राइट टू लाइफ और धार्मिक स्वतंत्रता, रिलीजियस फ्रीडम प्राप्त होती है, उन्हें वहाँ के कानून का पालन करना चाहिए। इस तरह सैयद अहमद खान ने धार्मिक सहिष्णुता और हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा दिया है। आज के पश्चिमी का वेस्टर्नाइजेशन के समर्थक के नाते सैयद अहमद खान ब्रिटिश शासन तंत्र का हटाने के पक्ष में नहीं थे। उन्हें वे अपने किसी कृत्य के देखिए अब वे अपने किसी कृत्य से ब्रिटिश सरकार को रुष्ट करना नहीं चाहते थे। वे यही कारण था कि उन्होंने भारत के मुसलमानों को राजनीतिक आंदोलन से दूर रहने की सलाह दी। बुनियादी तौर पर सांप्रदायिक नहीं थे, परंतु मुसलमानों के हित पर ध्यान केंद्रित करने के लिए जीवन के अंतिम दौर में सांप्रदायिकता और अलगाववाद, सेपरेटिज्म को प्रोत्साहन देने लगे थे। देखिए मोहम्मद इकबाल की बात करते हैं। मोहम्मद इकबाल उर्दू के महान कवि। देखिए यहाँ पर क्या कि मोहम्मद इकबाल की बात यहाँ पर करते हैं।
देखिए यहाँ पर क्या है कि मोहम्मद इकबाल मोहम्मद इकबाल का जीवन का 1873 से 1938 तक रहा। मोहम्मद इकबाल उर्दू फारसी के महान कवि, धर्म दार्शनिक और आधुनिक भारतीय विचारक के रूप में विख्यात हैं। उन्होंने इस्लामी दृष्टिकोण के आधार पर पश्चिमी सभ्यता के अनेक राजनीतिक संकल्पनाओं को विश्लेषण करते हुए एक नई चिंतन प्रणाली विकसित की। यह चिंतन प्रणाली उन्होंने अपनी अनेक विसंगतियों इनकंसिस्टेंसीज और विरोधाभास और पैराडॉक्सेज के बावजूद बहुत रोचक और महत्वपूर्ण है। देखिए बहुत रोज धर्म और राजनीति की बात यहाँ पर की गई। देखिए धर्म और राजनीति की बात यहाँ पर की गई है। देखिए रिलीजन एंड पॉलिटिक्स की बात यहाँ पर की गई है। देखिए इकबाल का आरंभिक चिंतन में राजनीति के प्रति उदार दृष्टिकोण अपनाया गया है। उसे धार्मिक भेदभाव से ऊपर माना गया। इकबाल का तराना ए हिंद, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इस दृष्टिकोण का जीवंत प्रमाण है। इसमें हिंदू मुस्लिम एकता की भावना बहुत प्रभावशाली ढंग से मुखरित हुई है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, बहुत अच्छी बात। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, इस गीत की एक अमर पंक्ति है। इसी गीत की एक अमर पंक्ति है। परंतु दुर्भाग्य से इकबाल ने राजनीति में धर्म की प्रधानता को स्वीकार करते हुए भारतीय मुसलमानों के पृथक राज की मांग को बढ़ावा दिया। देखिए तराना ए हिंद खिलाफत आंदोलन के पूरे उत्कर्ष के दिनों में लिखा गया था कि जब प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की के पाने के बाद भारतीय मुसलमान ब्रिटिश शासकों यह दबाव डाल रहे थे कि वे तुर्की के सुल्तान खलीफा के समान पांच न आने दें, क्योंकि वे संपूर्ण विश्व के मुसलमानों के आध्यात्मिक प्रमुख स्पिरिचुअल हेड थे। अब यहाँ पर प्रथम विश्व 1918 के बीच हुआ था। महात्मा गांधी 1829 तक महात्मा गांधी के नेतृत्व भारतीय हिंदू इस आंदोलन का हार्दिक समर्थन कर रहे थे। परंतु 1921 में जब मुस्तफा कमाल पासा तुर्की में आपको खिलाफत देखिए तुर्की में आपको खिलाफत अर्थात खलीफा के पद का ही अंत कर दिया। तब भारत मुसलमान इस्लामिक रिवाइवल के नाम पर विश्व भर के मुसलमानों के साथ भावनात्मक एकता की तलाश में हिंदुओं से विमुख होने लगे। इस आंदोलन एक नेता के नाते इकबाल ने यह मान्यता प्रस्तुत की कि सरकार धर्म पर आधारित होनी चाहिए, क्योंकि धर्म बहुत बड़ी शक्ति है। धर्मनिरपेक्ष सेकुलर स्टेट लोगों की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता। इस तरह इकबाल ने राजनीतिक शक्ति पॉलिटिकल पावर की धर्म तंत्र संकल्पना थियोक्रेटिक कॉन्सेप्ट विकसित की। अपने यूरोप प्रवास दिनों में इकबाल ने अनुभव किया कि यूरोप के समृद्ध पूंजीवादी समाज कैपिटलिस्ट सोसाइटी मनुष्य धर्म से विमुख होकर अपने मन की शांति खो बैठे हैं। इकबाल ने पश्चिम की भौतिकवादी सभ्यता मैटेरियलिस्टिक सिविलाइजेशन पर तीखा प्रहार किया और मैकियावेली को शैतान का संदेशवाहक मैसेंजर ऑफ शैतान का पुकारा, क्योंकि उसकी राजनीति और नैतिकता एथिक्स के बीच दीवार खड़ी करने का रास्ता दिखाया गया। इकबाल के अनुसार धर्म ही नैतिकता का आधार है। देखिए मैकियावेली के जीवन का आपको 1469 से 15 मैकियावेली के जीवन का 1469 से 15 ईस्वी तक रहा। आपको रहा। देखिए आपके इसमें कहा गया क्या कि इकबाल के अनुसार धर्म ही नैतिकता का आधार है और धर्म में गहरी आस्था व्यक्त करते हुए इकबाल ने नित्य के निश्वरवाद गॉडलेसनेस की भर्त्सना की। उन्होंने मुस्लिम जगत ईश्वर कानून शरीयत में पूरी निष्ठा व्यक्त करते हुए ईश्वर की प्रभुसत्ता सॉवरेनिटी ऑफ गॉड का समर्थन किया, परंतु साथ उन्होंने समकालीन परिस्थितियों मुस्लिम न्यायशास्त्र मुस्लिम जूरिस्प्रूडेंस की नई व्याख्याओं की भी मान्यता दी। अब यहाँ देखिए क्या कि नीत्शे का जीवन का आपको 1844 लेकर 1900 ईस्वी तक रहा। अब के राष्ट्रवाद का खंडन देखिए आपके रिपुडिएशन ऑफ नेशनलिज्म की बात यहाँ पर की गई है। देखिए आप इस्लाम के प्रति इस गहरी आस्था से प्रेरित होकर इकबाल ने सब इस्लामाबाद पैन इस्लामिज का नारा बुलंद किया। राष्ट्रवाद के क्षेत्रीय टेरिटोरी और प्रजातीय रेसियल संकल्पना की जगह इन्होंने इस्लामी विश्वास इस्लामिक यूनिवर्सलिज्म का समर्थन किया और इस्लामिक पुनर्जागरण इस्लामिक रेनेसांस के संदेश का प्रचार किया। आदर्श राज आइडियल स्टेट की तलाश करते इकबाल को इस्लामी दर्शन में इसका आधार मिल गया। इससे क्या आधार मिल गया इसमें आधार यहाँ क्या आधार मिल गया। इसमें जात पात कास्ट मत मतांतर क्रीड और गोरे कार्य कलर और अमीर गरीब इकोनॉमिक स्टेटस के भेदभाव को भुलाकर सब मनुष्य देखिए यहाँ पर क्या कि भुलाकर
भुलाकर सब मनुष्यों की समानता इक्वलिटी को स्वीकार की जाती है। इकबाल के उसे इसी आदर्श मानव मुक्ति ह्यूमन इमेंसिपेशन का रास्ता दिखाई दिया। इकबाल ने यह भी अनुभव किया इकबाल ने यह भी अनुभव किया कि इकबाल ने यह भी अनुभव किया कि जाति और देश पर आधारित इस्लामी जगत और की एकता इस्लामी जगत की एकता में दरार पैदा करने लगा। मुसलमान संकीर्ण देशभक्ति, नेहरू पेट्रोलिज्म को झूठे राष्ट्रवाद, फॉल्स नेशनलिज्म के भुलावे में आकर अपने विश्वजनीन चरित्र को भूलने लगा है। अतः इकबाल ने मुसलमानों को जागृत करने के लिए नारा दिया, चीन ओ अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, चीन ओ अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम वतन देखिए, मुस्लिम है हम वतन हाय शाहजहां हमारा। भारत मुसलमानों को संगठित करने के उन्होंने यह संदेश दिया कि उनकी नियति अपने लिए एक पृथक राज्य स्थापित करना। यह विचार आगे चलकर पाकिस्तान की मांग और उसके निर्माण के रूप में प्रतिफलित हुआ। देखिए पूंजीवाद को अटैक ऑन कैपिटलिज्म की बात यहाँ पर की गई है। बहुत अच्छा है। चीन ओ अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम वतन है शाहजहां हमारा। ये पूंजीवाद पर हमारे यहाँ पूंजीवाद पर पढ़ा देखिए यहाँ पर अटैक ऑन कैपिटलिज्म की बात करते हैं। अब अटैक ऑन कैपिटलिज्म की बात देखिए, आप इकबाल ने धार्मिक आस्था यहाँ पे आपको कहा कि इकबाल ने धार्मिक आस्था का सहारा लेते हुए इकबाल ने धार्मिक आस्था का सहारा लेते हुए इसमें जो आपको कहा गया कि इकबाल ने धार्मिक आस्था सहारा लेते हुए जमींदार, लैंडलॉर्ड और पूंजीपति कैपिटलिस्ट दोनों के तरीकों पर प्रहार कर उन्होंने तक दिया कि कुरान शरीयत के अनुसार अल्लाह ने धरती को समस्त प्राणियों को बनाया है। वही संसार के संपूर्ण संपदा का सच्चा स्वामी है। मनुष्य के पास कोई भी संपत्ति अल्लाह की अमानत है। अतः जब कोई जमींदार या पूंजीपति किसी संपत्ति पर अपने एकाधिकार मोनोपोली का दावा करता है तो वह दिव्य कानून डिवाइन लॉ में अनुचित हस्तक्षेप करता है। इकबाल ने हर तरह के सोशल एक्सप्लॉयटेशन का विरोध करते हुए किसानों और मजदूर के अधिकारों की हिमायत की और पूंजीवाद से पैदा होने वाली विषमताओं के विरुद्ध इनकलाब या क्रांति रिवॉल्यूशन की भविष्यवाणी की। उन्होंने निर्धन और वंचित वर्गों का आह्वान किया कि वे धर्मानों के महलों की नींव हिला दे। देखिए, उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो। काके उमरा के दरा दीवारों को खिला दो। काके यहाँ पे जो कहा गया, देखिए यहाँ पर क्या कि काके उमरा, देखिए यहाँ पर काके उमरा के दीवारों को हिला दो। जिस खेत के दहाका को मैसर नहीं रोजी, देखिए जिस खेत के दहाका के मैसर नहीं रोजी, उस खेत के हर खोसा एज गंदुम को जला दो। जिस खेत के दहाका को मैसर नहीं रोजी, उस खेत के हर कोसा एक गंदुम को जला दो। इकबाल ने कहा था। इसका मतलब उठो मेरी दुनिया इसका ये मतलब उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो। अमीरों के महलों को ठोकर मारकर उनके ढांचे को जड़ से हिला दो। जिस खेत के किसान को आजीविका नहीं मिलती, उस खेत के गेहूं की हर बारी को जला डालो। यह बात ध्यान देने की बात है कि पूंजीवाद पर इकबाल का प्रहार केवल मानववादी आधार पर था। आर्थिक समाज वैज्ञानिक विश्लेषण के आधार पर नहीं। यही कारण है कि उन्होंने पूंजीवाद को कोई आर्थिक विकल्प नहीं सुझाया। उन्होंने समाजवाद सोशलिज्म अब उन्होंने आदर्शवाद सोशलिज्म को विशेष महत्व दिया, क्योंकि वे अध्यात्मवाद स्पिरिचुअलिज्म के समर्थक और भौतिकवाद मटेरियलिज्म के समर्थक थे। आपको एक मिनट, उन्होंने समाजवाद सोशलिज्म का कोई विशेष महत्व नहीं दिया, क्योंकि वे अध्यात्म स्पिरिचुअलिज्म के समर्थक और भौतिकवाद मटेरियलिज्म के विरोधी थे। अब हमने क्या कि मानववाद के यहाँ पर क्या मानववाद जो हम ह्यूमनिज्म बोलते हैं, इसके साहित्य और मानववाद जिसको हम लोग ह्यूमनिज्म बोलते हैं, यानी कि ह्यूमनिज्म आपको कहा जाता है मानववाद को। देखिए यहाँ पर क्या कि यहाँ पर जो साहित्य और कला के क्षेत्र मानववाद व सिद्धांत, साहित्य और कला के क्षेत्र मानववाद व सिद्धांत जो मनुष्य की भावना, उसके दुख सुख
व्यवस्था और अभिलाषों का व्यक्ति को बढ़ावा देता है। आर्थिक क्षेत्र में जैसे मनुष्य की गरिमा डिग्निटी को स्वीकार करता है। मनुष्य की डिग्निटी को स्वीकार करता है। इसका अर्थ है कि मनुष्य को मूल्यता वैल्यू संसार की सब वस्तुओं से बढ़कर यह सिद्धांत मनुष्य की क्षमता को पहचानने और उन्नत करने के साधनों की मांग करता है। यहाँ पर समालोचना की बात यहाँ की, समालोचना क्रिटिकिज्म की बात यहाँ पर की गई, उसको समझने का प्रयास कीजिए। देखिए यहाँ पर सवाल देखिए क्रिटिकिज्म में, देखिए यहाँ पर क्या है उसको समझिए। क्या यहाँ पर जो आपको कहा गया कि देखिए इकबाल के चिंतन में कई तरह के विरोधाभास देखने को मिलता है। उन्होंने अपना चिंतन हिंदू मुस्लिम एकता के प्रबल सार्थक और प्रोग्रेसिव विचारक के रूप में आरंभ किया और आगे चलकर संप्रदायवादी, कम्युनिस्ट एवं प्रतिक्रियावादी रिएक्शनरी के रूप में अपनी पहचान बनाई। देखिए एक विशाल हृदय और भावप्रवण कवि के रूप में उन्होंने संपूर्ण मानवता के प्रति अपने स्नेह उड़ेर दिया। देखिए परंतु एक चतुर राजनीतिज्ञ के रूप में उन्होंने संकीर्ण और रूढ़िवादी विचारधारा का समर्थन किया। मानववादी के नाते राष्ट्रवाद का विरोध करते हुए उन्होंने भारत को मुसलमानों के एक पृथक राष्ट्र के रूप में मान्यता देने की मांग की। आगे प्रगतिशील प्रोग्रेसिव क्या, वह व्यक्ति जो वर्तमान व्यवस्था को अस्वीकार करके उसकी जगह नए विचारों पर आधारित व्यवस्था समर्पित करता है, उसी प्रगतिशील बोलते हैं। कि प्रतिक्रियावादी रिएक्शनरी क्या, वह व्यक्ति जो वर्तमान व्यवस्था को अस्वीकार करके उसकी जो पुरानी मान्यताओं पर आधारित व्यवस्था स्थापित करना चाहता है, उसी को हम प्रतिक्रियावादी बोलते हैं। फिर धर्म अगाध आस्था के कारण इकबाल ने खुदा अर्थात ईश्वर को सृष्टि के नेता के रूप में स्वीकार किया। परंतु आधुनिक चेतना मॉडर्न कॉन्साइसनेस देखिए यहाँ पर क्या कि मॉडर्न कॉन्साइसनेस के प्रभाव से कवि के नाते देखिए यहाँ पर क्या कि मॉडर्न कवि के, देखिए यहाँ पर क्या प्रगतिशील, देखिए यहाँ पर अर्थात व्यक्ति के यहाँ पर क्या अर्थात इसमें परंतु आधुनिक चेतना मॉडर्न कॉन्साइसनेस के प्रगतिशील कवि के नाते उन्होंने खुद ही अर्थात व्यक्ति की व्यक्तिता का वर्चस्व स्थापित करने का बीड़ा उठाया। देखिए खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा के बंदे से खुद पूछे बता तेरा जा क्या। बहुत अच्छी बात कहा गया, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरा जा क्या है। अध्यात्म और मानववाद को नायक के रूप में इकबाल ने एक आध्यात्मिक लोकतंत्र स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी का समर्थन किया। परंतु उन्होंने राजनीतिक लोकतंत्र पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का प्रबल विरोध किया। जमहूरियत में एक तर्ज हुकूमत है कि जिसमें जमहूरियत में एक तर्ज हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना करते हैं तो तोला नहीं करते हैं। अब फिर इसमें देखिए इसके विपरीत उन्होंने नायक पूजा हीरो वर्शिप का समर्थन करते हुए लोगों को इंसान कामिल अर्थात सर्वगुण संपन्न मानव परफेक्ट मैन या अति मानव सुपर मैन की शरण में जाने की सलाह दी। समानता इक्विटी का समर्थक होते हुए उन्होंने स्त्रियों को समाज में सक्रिय जीवन में पुरुषों के बराबरी का हिस्सा लेने से हतोत्साहित किया। संक्षेप में इकबाल के चिंतन अंतर्गत आधुनिक और रूढ़िवादी प्रगतिशील और प्रतिक्रियावादी तत्वों को अनोखा घाल में देखने को मिलता है। चौथा फोर देखिए हम क्या आपका जो आपके यहाँ पर वो आपका है एक मोहम्मद आपको फिर आपको फुल टॉपिक जो मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में देखिए। मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में उसको देखिए यहाँ पर मोहम्मद अली जिन्ना। देखिए मोहम्मद अली जिन्ना, देखिए यहाँ पर मोहम्मद अली जिन्ना का जीवन 1876 से 1928 ईस्वी तक रहा। मोहम्मद अली जिन्ना भारत राजनीति के प्रतिभाशाली चरित्र मुस्लिम राजमर्मज्ञ और ऐसे स्वाधीनता सेनानी के रूप में प्रसिद्ध है, जिन्होंने आगे चलकर भारत के स्वाधीनता आंदोलन में फूट के बीज बोए और भारत के विभाजन पार्टीशन तथा पाकिस्तान निर्माण में ऐतिहासिक भूमिका निभाई। जिन्ना ने अपना राजनीतिक जीवन दादा भाई नौरोजी और गोपाल कृष्ण गोखले जैसे उदार राष्ट्रवादियों के निकट संपर्क में उन्हीं के पदचिन्हों पर चलते हुए शुरू किया। परंतु दुर्भाग्य से आगे चलकर उसने ऐसा मोड़ लिया जिसने राष्ट्रीय आंदोलन में दरार पैदा कर दी।
देखिए दादा भाई नौरोजी का जीवन 1825 1970 ईस्वी तक रहा और आपको गोपाल कृष्ण गोखले का जीवन 1866 1915 ईस्वी तक रहा। अब देखिए मोहम्मद अली जिन्ना का जीवन 1876 1927 ईस्वी तक रहा। देखिए धर्म और राजनीतिक बात करते हैं, रिलीजन एंड पॉलिटिक्स। देखिए जिन्ना ने अपने आरंभिक राजनीतिक जीवन में धर्मनिरपेक्ष राज सेकुलर स्टेट का समर्थन किया। इस दौर में उन्होंने सांप्रदायवाद का कम्युनलिज्म का विरोध किया। उन्होंने मुस्लिम लीग की सांप्रदायिक राजनीति, कम्युनल पॉलिटिक्स, सांप्रदायिक निवाचक मंडलों सांप्रदायिक यहाँ पर क्या कि सांप्रदायिक निर्वाचन मंडलों निर्वाचक यहाँ तक कि निर्वाचक मंडलों कम्युनल इलेक्टोरेट्स था। यहाँ तक कि खिलाफत आंदोलन का भी विरोध किया क्योंकि वह धर्म पर आधारित था। जिन्ना के अनुसार धर्म व्यक्ति का निजी मामला प्राइवेट अफेयर था जिसका राजनीति से कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता का समर्थन किया और भारत के स्वराज के स्वशासन की सेल्फ गवर्नमेंट की मांग को बढ़ावा दिया जिसके साथ हिंदू और मुसलमान दोनों के हित जुड़े थे। परंतु आगे चलकर व्यवहारिक राजनीति प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स की आवश्यकताओं ने जिन्ना की विचारधारा को संप्रदायवाद की ओर मोड़ दिया। 1921 ईस्वी महात्मा गांधी के 1921 ईस्वी में महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन कॉर्पोरेशन मूवमेंट और जन जागृति देखिए मास अवेकनिंग। देखिए यहाँ पे क्या मास अवेकनिंग शुरुआत के अवसर पर जिन्ना ने अनुभव किया गांधी जी का अदम्य नेतृत्व के सामने उनका अपना राजनीतिक भविष्य था अनिश्चित हो गया। फिर गांधी की राजनीति से उदार लिबरल और नरम मॉडरेट मान्यता को धक्का पहुंचा था। देखिए जिनमें मूलतः जिन्ना की आस्था रही थी। देखिए जिन्ना राष्ट्रीय संघर्ष के सामने था। देखिए जिन्ना राष्ट्रीय संघर्ष के लिए संवैधानिक साधनों कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स में विश्वास करते थे। तो उन्होंने हड़ताल धरना और जेल भरो जैसे तौर तरीके बिल्कुल रास नहीं आया जिन्हें गांधी जी का असहयोग आंदोलन के दौरान अपनाया गया था। इसके अलावा जब गांधी जी ने रामराज और आध्यात्मिकृत राजनीति स्पिरिचुअलाइज पॉलिटिक्स जैसी अभिव्यक्तियों का प्रयोग किया तो वे उससे मुस्लिम बंदे को नागवार गुजरी जिनका नेतृत्व जिन्ना कर रहे थे। इन परिस्थितियों में उन्होंने अपना अलग रास्ता बनाने का इरादा किया। दो राष्ट्रों के सिद्धांत के थ्योरी ऑफ टू नेशन की यहाँ पर अब जिन्ना ने जो दो राष्ट्रीय सिद्धांत जिन्ना ने दो राष्ट्रीय सिद्धांत को अपने राजनीतिक जीवन का संबल बना लिया। शुरू में सिद्धांत का चरित्र सांस्कृतिक कल्चरल था परंतु जिन्ना ने इसे एक राजनीतिक अस्त्र पॉलिटिकल वेपन के रूप में अपनाकर भारत के मुसलमानों के लिए एक नई राज की मांग बढ़ावा दी। उन्होंने राष्ट्रवादी धारा से अपना नाता तोड़कर इस्लामिजेशन की धारा के साथ अपना नाता जोड़ लिया जिसका मूल उद्देश्य मुसलमानों की मानसिक जलता मेंटल लिथार्गी और पिछड़ेपन बैकवर्डनेस को दूर करना था। इस्लामीकरण आंदोलन ने भारत के मुसलमानों के बीच भाषा क्षेत्र और आर्थिक स्थिति के भेदभाव को मिटाकर उन्हें साम्राज्यवाद इंपीरियलिज्म के विरुद्ध एकजुट कर दिया। इस आंदोलन नेतृत्व के बाद मुस्लिम समुदाय के मध्यम वर्ग और उच्च वर्गों के हाथों में थी। इस नेतृत्व ने अपने अनुयायियों के बीच अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से उनकी धार्मिक भावना से भरपूर फायदा उठाया। इसने हिंदुइज्म को अपने एक खतरा मानते हिंदू और मुसलमानों के बीच ऐतिहासिक और आध्यात्मिक अंतर पर बल दिया और यह प्रचार किया कि दोनों एक साथ नहीं रह सकते। उन्होंने यह दावा कि मुस्लिम समुदाय की समस्या का समाधान को पृथक निर्वाचक मंडल सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं बल्कि पृथक स्वदेश सेपरेट होमलैंड है। संक्षेप में भारत के हिंदू और मुसलमानों के एक राष्ट्र नहीं भारत के हिंदू और मुसलमानों एक राष्ट्र नहीं बल्कि पृथक राष्ट्र हैं। यही दो राष्ट्रीय सिद्धांत का सार्थक तो था। इस तरह को आगे बढ़ाते हुए जिन्ना ने यह मान्यता दी रखी। जिन्ना ने यह मान्यता रखी कि मुसलमान अपने धर्म को राजनीति से अलग नहीं कर सकते। मुसलमान अपने धर्म को राजनीति से अलग नहीं कर सकते। अब यही उसकी परंपरा है। उनकी मस्जिद केवल पूजा का स्थान नहीं उनका सभा भवन भी। उन्होंने यह तर्क दिया कि हिंदू धर्म और इस्लाम में सामाजिक संहिताएं सोशल कोड्स है जो केवल मनुष्य और ईश्वर के संबंध को नियमित नहीं करती बल्कि इससे आगे बढ़कर मनुष्य और उसके सहचरों के संबंध को भी नियमित करती है। वे केवल उनके कानून और संस्कृति को हिदायत नहीं करती बल्कि उनके सामाजिक जीवन के प्रत्येक पक्ष का निर्देशन करते। मुसलमानों के अपने विशिष्ट
सभ्यता और संस्कृति, भाषा और साहित्य, कला और स्थापत्य, नाम और उपनाम, कानून और नैतिकता, रीति रिवाज, रिवाज और पंचांग, इतिहास और परंपरा, रुझान और आकांक्षाएं हैं। संक्षेप में एक पृथक राष्ट्र है। इस्लामी राज व्यवस्था, इस्लामिक पॉलिटिक विकास के लिए उसे हिंदुओं के धर्म और आयती से पृथक करना जरूरी होगा। देखिए मुसलमान हिंदुओं के साथ एक ही राज्य के क्षेत्र छाया में रहकर अपना विकास नहीं कर सकते। जिन्ना ने तर्क दिया कि भारत के स्वाधीन होने पर वहाँ पश्चिमी ढंग का रोकथाम डेमोक्रेसी स्थापित किया जाएगा, जो इसका अर्थ हो कि मुसलमानों और अन्य अल्पसंख्यक वर्गों माइनॉरिटीज की इच्छा के विरुद्ध हिंदू राज्य की स्थापना। उन्होंने यह मान्यता रखी कि इंग्लैंड जैसी समझाते होमोजेनस देश में जो लोकतंत्र प्रणाली परिचित हुआ, भारत जैसे विषमजातीय और हेट्रोजेनस देश में लागू नहीं की जा सकती। जिन्ना ने इंडियन नेशनल कांग्रेस को हिंदू संगठन की संज्ञा देकर कांग्रेस टायरनी और हिंदू आधिपत्य, हिंदू डोमिनेशन जैसे भाव उत्तेजित नारे बुलंद किए। हालांकि स्वयं कांग्रेस में बहुत सारे माननीय मुस्लिम नेता समित, जिन्ना ने मुस्लिम लीग को मुसलमानों की एकमात्र प्रतिनिधि पार्टी घोषित किया और मुसलमानों के लिए पृथक राज्य की मांग की, जिसे अंत मान लिया गया। परिणाम यह 1947 में भारत की स्वाधीनता के साथ उसका विभाजन भी हो गया और पाकिस्तान नाम का नया देश अस्तित्व में आ गया। जिन्ना पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल बने। अब निष्कर्ष कंक्लूजन की बात है कि यहाँ पर अंग्रेजों ने भारत में अपने शासन को सुदृढ़ करने के फूट डाल और राज्य को डिवाइड एंड रूल की नीति अपनाई थी और इसलिए उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस के समांतर मुस्लिम लीग की स्थापना को बढ़ावा दिया था। जिन्ना ने अपना राजनीतिक जीवन कांग्रेस के निष्ठावान और कर्मठ नेता के रूप में आरंभ किया था और उदार राष्ट्रवादी, देखिए यहाँ पर क्या, और उदार राष्ट्रवादियों के साथ मिलकर स्वाधीनता आंदोलन में भाग लिया था। बाद मुस्लिम लीग में शामिल होकर उन्होंने दोनों पार्टियों के बीच सद्भावना का सेतु बनाने के प्रयत्न किए, परंतु महात्मा गांधी के नेतृत्व के अभ्युदय के समय जब जिन्ना को अपना राजनीतिक भविष्य खतरे में दिखाई दिया तो उन्होंने मुस्लिम कट्टरपंथी ऑर्थोडॉक्स धारा के साथ अपना संबंध जोड़कर दो राष्ट्रों के सिद्धांत का झंडा उठा लिया। परंतु अपनी राजनीतिक आकांक्षा पूरी हो जाने पाकिस्तान की संविधान सभा में उन्होंने अपने देशवासियों को संदेश दिया, पाकिस्तान राज्य में आप अब स्वतंत्र है। देखिए पाकिस्तान राज्य में आप सब स्वतंत्र है। आप अपने मंदिरों में जाने को स्वतंत्र है, आप अपने मस्जिदों में या किसी पूजा स्थल पर जाने को स्वतंत्र। इन्होंने दावा किया कि इस राज्य के नागरिकों के रूप में धर्म के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं बरता जाएगा। इसके बावजूद पाकिस्तान एक इस्लामी राज्य के रूप में विकसित हुआ, जबकि भारत में धर्मनिरपेक्ष राज्य स्थापित करके मुस्लिम तथा सभी अल्पसंख्यक वर्गों के सारे नागरिक अधिकार सुरक्षित रखे गए। मुस्लिम संस्कृति के श्रेष्ठ तत्वों को भारत की सामाजिक संस्कृति कंपोजिट कल्चर के अंग के रूप में फलने फूलने का पूरा अवसर दिया गया। देखिए इसके विद पाकिस्तान एक हिस्सा पुराना पूर्वी पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान पुराना पूर्वी ईस्ट वाई मतलब पुराना होता है। ईस्ट पाकिस्तान अपनी सांस्कृतिक भिन्नता का 1971 से एक नए प्रभुसत्ता संपन्न राज्य सॉवरेन स्टेट बांग्लादेश के रूप में स्थापित हो चुका था। इन स्थितियों और परिवर्तनों से जिन्ना के दो राष्ट्र के सिद्धांतों को पूरी तरह झुठला दिया है। अब के सामाजिक संस्कृति को बोलते हैं कंप्लीट कल्चर बोलते हैं। किसी बहुत सांस्कृतिक समाज मल्टी कल्चरल सोसाइटी के अंतर्गत सामाजिक संस्कृति ऐसी स्थिति का संकेत देती है जिसमें देश के प्रमुख संस्कृति अन्य संस्कृतियों के संपर्क में आने पर उनकी महत्वपूर्ण विशेषताओं को आत्मसात कर लेती है। इससे कोई संस्कृति नष्ट नहीं होती, बल्कि सब संस्कृतियों के स्वैच्छिक संयोग से एक नई समन्वित संस्कृति का निर्माण होता है। यहाँ तक कि यदि आपको फिनिश होता है इस अध्याय के बाद यहाँ पर आपको है